हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 7 जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। आज है इसकी पहली क्लास, सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कंपनी बनाने की जरूरत ही क्या है। तो देखो, कंपनी वो ही बंदा बनाना चाहता है जिसको लगता है कि भाई कंपनी बनाने से उसको बहुत ज्यादा जो पैसा चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए वो पैसा मिल जाएगा। और कंपनी बनाने का दूसरा फायदा ये होता है बच्चों कि मान लो ये क्या है, ये कंपनी का प्रमोटर है। प्रमोटर कौन होता है पहले वो समझ लो। प्रमोटर वो बंदा होता है जो कि किसी कंपनी को शुरू करता है। तो ये प्रमोटर ने कंपनी तो शुरू कर दी, पर इसको ये डर है कि भाई साहब अगर कल को लॉसेस होना शुरू हो गए कंपनी को, तो कहीं इस प्रमोटर के पर्सनल एसेट्स यानी इसका गाड़ी बंगला मकान कहीं ये तो नहीं बिक जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये जो प्रमोटर है ये अपना दिमाग चलाता है। ये कहता है कि मेरे को ना कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस खोलना चाहिए, क्योंकि इसके दो सबसे मेजर फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि बहुत अच्छी खासी अमाउंट में पैसा मिल जाता है बिजनेस शुरू करने के लिए। और बच्चों दूसरा फायदा होता है लिमिटेड लायबिलिटी का। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है बच्चों कि अगर कल को बिजनेस खराब भी हो गया और बिजनेस में हमें लोगों का पैसा वापस करना है, तो ऐसे केस में जो ओनर या प्रमोटर होते हैं ना, इनके पर्सनल एसेट्स सेफ रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप किससे रिकवरी कर सकते हो? कंपनी के एसेट से रिकवरी कर सकते हो। तो कहने का मतलब जो कंपनी बनाने के बाद जब हम बिजनेस करेंगे, जो रिस्क आएगा वो रिस्क काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए कंपनी बनाई जाती है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि मॉडर्न बिजनेस रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल, यानी आजकल जितने भी बिजनेस आ रहे हैं उनको काफी सारा पैसा चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। एंड these face increasing risk due to competition and technological changes। तो पहली बात तो यह है कि खूब सारा पैसा चाहिए, और दूसरी बात यह है कि ऐसे बिजनेस में रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल। Company form of organization is preferred for medium and large enterprises due to its ability to raise large capital and limited liability। तो यानी अगर आपको मीडियम लेवल का बिजनेस या फिर लार्ज लेवल का बिजनेस करना है ना, तो ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए कंपनी बहुत ज्यादा प्रेफरेबल रहती है, क्योंकि इसके अंदर आप लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज कर पाते हो, और दूसरी बात आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। यानी जो ओनर है, ओनर के पर्सनल एसेट्स को कोई भी टच नहीं करता। सिर्फ मैक्सिमम कहां से रिकवर कर सकते हो? कंपनी के एसेट बेच के आप रिकवर कर लो पैसा, ओनर के पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगे। तो बच्चों ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब अपन देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की कैसे जाती है। तो बच्चों कंपनी बनाने के लिए ना 3 स्टेप्स बहुत जरूरी होते हैं। तो यह सबसे पहला स्टेप है प्रमोशन का स्टेप, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन का स्टेप, और तीसरा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का स्टेप। अपन देखते हैं कि भाई साहब सबसे पहले प्रमोशन का स्टेप होता क्या है। तो बच्चों प्रमोशन के स्टेप में क्या होता है, एक बंदा आता है, ये बंदा सोचता है यार मेरे को ना मान लो कि ना कपड़ों की एक कंपनी खोलनी चाहिए। तो कपड़ों की कंपनी खोलने के लिए इसने क्या किया, अपना पूरा दिमाग लगाया, पूरी रिसर्च कर रहा है, और अब इसको फाइनल है कि भाई मेरे को कंपनी कपड़ों की ही खोलनी है। अब फाइनल हो गया, तो ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा कंपनी को खोलने का पूरा लीगल प्रोसेस शुरू करेगा। ठीक है, लीगल प्रोसेस शुरू करेगा। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि जो कंपनी को जन्म देता है, वो इंसान या फिर वो बंदा जो कंपनी को जन्म देने के लिए जो काम करता है इनिशियल स्टेज पे, ऐसे बंदे को बोला जाता है प्रमोटर। और जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों प्रमोशन। तो यानी कहने की बात क्या है, मतलब वो इंसान जो कंपनी को जन्म देता है उसे हम प्रमोटर बोलते हैं, और जन्म देने के प्रोसेस को हम प्रमोशन बोलते हैं। दूसरी बात होती है बच्चों इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है कि कंपनी का ना जन्म हो जाता है। अब कंपनी देखा जाए तो अपना प्रोसेस शुरू कर सकती है आगे बिजनेस कंडक्ट करने का। तो इस स्टेप को क्या बोला जाता है, इनकॉर्पोरेशन। और बच्चों तीसरा स्टेप है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, कंपनी अलग अलग लोगों के पास जाती है कि भाई साहब हमें पैसा दे दो, हमें कपड़ों का बिजनेस शुरू करना है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस। तो यानी अगर हमें कंपनी शुरू करनी है तो यही लिखा हुआ है, द प्रोसेस इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। सबसे पहले है प्रमोशन की, दूसरी है इनकॉर्पोरेशन की, और तीसरी है कैपिटल सब्सक्रिप्शन की। आगे लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनीज डू नॉट नीड टू इश्यू प्रोस्पेक्टस और मीट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंडीशन अनलाइक पब्लिक कंपनीज। इस कॉम्प्लिकेटेड इस लाइन को अपन समझते हैं। इस लाइन में सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनीज को प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले तो आप ये समझो बच्चों कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। ठीक है, तो अपन अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। हमें अपने एग्जाम्पल में बच्चों कपड़ों का एक बिजनेस शुरू करना था। ठीक है, हमने सोचा कि हम कपड़ों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और हमें आम जनता से पैसा रेज करना है। तो हमें ना आम जनता को बताना पड़ेगा कि हमारी कंपनी एक्चुअल में अचीव क्या करना चाहती है। तो बच्चों हमने क्या किया, लोगों से पैसा मांगने के लिए क्या किया, अपनी कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एक कागज पे लिख दी। हमने ऐसे कागज पे लिख दी। तो बच्चों इस कागज को क्या बोला जाता है, एक तरीके से प्रोस्पेक्टस।
तो प्रोस्पेक्टस होता क्या है वो जानो। प्रोस्पेक्टस एक तरीके से वो फाइल या फिर वो पन्ने होते हैं, एक तरीके से वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी होती है। ये इंफॉर्मेशन बच्चों इसलिए लिखी जाती है ताकि कोई भी बंदा अगर हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहे तो वो प्रोस्पेक्टस पढ़ के उसे हमारी कंपनी के बारे में सब कुछ पता लग जाए। ठीक है, तो इसे बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। आगे बोला कि प्राइवेट कंपनीज को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब समझो ये क्या बोल गया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन सबसे पहले ये समझो होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे को एक कंपनी खोलने के लिए ना 100 करोड़ रुपया चाहिए था। ठीक है, और मैं आम जनता के पास गया, मैं लोगों के पास गया, लोगों से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो पाया। तो यानी मेरे को रेज कितना करना था 100 CR, पर एक्चुअल में मैं कितना रेज कर पाया 5 CR। तो कहने का मतलब यह है मेरे पास कितने रुपए की कमी रह गई सर, 95 CR की कमी रह गई। अब आप मेरे को जेन्युइन तरीके से सोच के बताओ, क्या जो मेरा प्लान 100 करोड़ से बिजनेस शुरू करने का था, क्या वो सेम प्लान मैं 5 करोड़ रुपए से शुरू कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता सर, दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी। अगर आप 5 करोड़ से ये वाला प्लान इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी और हाई चांसेस हैं कि बिजनेस डूब जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है, सरकार बीच में आई, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको जितना भी आप रुपया मांग रहे हो उसका 90% रुपया आपको 90% या 90% से ज्यादा रुपया आपको नहीं मिलता तो आप बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। ठीक है, वापस से समझो, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें 1 लाख रुपया चाहिए था। ठीक है, हम जनता से मांगने गए रुपए। 1 लाख का 90% बच्चों कितना होता है 90,000। तो यानी अगर हमें बिजनेस शुरू करना है ना, तो जनता के अंदर हमें 90,000 रुपए के शेयर बेच के पैसा उठाना पड़ेगा, वरना हम धंधा शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि 10 लाख रुपए हमने मार्केट से रेज करने थे। 10 लाख का 90% क्या होता है 9 लाख रुपीस। तो यानी हमें जनता को 9 लाख रुपए के शेयर बेचने पड़ेंगे। अगर हम वो शेयर बेच नहीं पाते तो हम अपना बिजनेस भी शुरू नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो ये जो 90% की लिमिट है ना बच्चों, इसको बोला जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो कम से कम 90% रुपया तो आपको मार्केट से उठाना ही पड़ेगा, वरना आपको धंधा शुरू करने नहीं देगी सरकार। बात समझ में आई? तो बच्चों ये लिखा हुआ है, अब आप वापस से समझो ये लाइन क्या बोल रही है। ये लाइन बोल रहा है कि प्राइवेट कंपनी को ये वाला प्रोस्पेक्टस भी इशू करने की जरूरत नहीं है और 90% की लिमिट भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। यानी कहने का मतलब बिना इस प्रोस्पेक्टस के आप शेयर इशू कर सकते हो। पहली बात तो ये, अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो। और दूसरी बात ये कि आपको 90% पैसा रेज करने की जरूरत नहीं है। ये लिमिट प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं बनाई। तो सवाल उठता है सर ये लिमिट किसके लिए बनाई है? बच्चों पब्लिक कंपनी के लिए ये लिमिट बनाई है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अगर लोगों से पैसा उठाना है तो पहली बात उन्हें प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा और दूसरी बात उनको 90% की लिमिट अप्लाई हो जाएगी। यानी 90% रुपया उनको जनता से उठाना ही पड़ेगा, वरना आप बिजनेस शुरू नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गई? वेरी सिंपल। अब अपन आगे करते हैं। आगे कह रहा है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी क्या है वो पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रमोशन, इसमें बोल रहा है इट इज द फर्स्ट स्टेज वेयर बिजनेस आइडिया इज कंसीव्ड एंड द कंपनी इज फॉर्म्ड टू रियलाइज द आइडिया। यानी ये सबसे पहला स्टेप होता है जिसके अंदर कंपनी के बारे में एक आइडिया दिमाग में लाया जाता है और अब कंपनी को बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। आगे बोल रहा है प्रोमोटर्स में बी इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और कंपनीज डिस्कवरिंग एंड वर्किंग ऑन एन आइडिया। इसका मतलब यह है कि जो प्रोमोटर होते हैं यानी जो कंपनी को शुरू करने वाले होते हैं वो एक इकलौता इंसान भी हो सकता है, काफी सारे लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सी कंपनी जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वो एक नई कंपनी शुरू करना चाहे। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी, उसने जियो नाम की नई कंपनी शुरू करना चाहिए। तो कहने का मतलब यह कि इनमें से कोई भी प्रमोटर हो सकता है जिसके पास भी आइडिया आया वो अपनी कंपनी शुरू करने का प्रोसेस शुरू कर सकता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रमोशन। आगे लिखा हुआ है हु इज अ प्रमोटर। तो बच्चों प्रमोटर की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 69 कंपनीज एक्ट के अंदर, जो बोलता है अ प्रमोटर इज नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस एंड आइडेंटिफाइड इन द एनुअल रिटर्न। यानी प्रमोटर एक इंसान होता है जिसके बारे में वो जो हमने ऊपर प्रोस्पेक्टस की बात करी थी उस प्रोस्पेक्टस में इसका नाम दिया जाता है। आगे बोल रहा है अ प्रमोटर इज अ पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स। यानी सीधी सी बात है जिस बंदे ने कंपनी को शुरू किया होगा उसका कंपनी के ऊपर स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। आगे बोल रहा है
promoter is a person who advise the board of directors and acts excluding the professionals। यानी एक प्रमोटर वो बंदा होता है जिसके कहने पर कहीं ना कहीं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है, जो कंपनी को चलाते हैं, तो यानी प्रमोटर वो बंदा है जिसके कहने पर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये काम करता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि प्रमोटर कोई भी इंसान जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के ऊपर कंट्रोल रखता है उसे प्रमोटर बोला जाता है। ठीक है जी, अब अपन इसको आगे पढ़ते हैं। What are documents required to be submitted? यानी अगर आपको कंपनी शुरू करनी है तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे। तो बच्चों 6 तरीके के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अपन इनको बड़े आराम से एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो सा चाहिए वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है वो समझो। तो बच्चों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लिखा जाता है कि कंपनी आउटसाइडर से क्या क्या काम करेगी और किस तरीके से काम करेगी। कहने का मतलब, मान लो मेरी कोचिंग है, मेरी कोचिंग क्या काम करेगी, उसका आउटसाइडर्स के साथ क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, किस तरीके से काम करेगी, उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होता है बच्चों, अलग अलग ना चैप्टर्स लिखे होते हैं। चैप्टर्स लिखे होते हैं यानी क्लॉजेस लिखे होते हैं। जैसे आपकी बुक होती है ना, आपकी बुक के अंदर अलग अलग टॉपिक के अलग अलग चैप्टर होते हैं, उसी तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी अलग अलग चैप्टर्स होते हैं अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, वापस रिवाइज करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी आउटसाइडर्स से कैसे डील करेगी। इसके अंदर अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अलग अलग चैप्टर्स बने होते हैं और आगे की जो बात है अपन रीड करके देखते हैं। इसमें बोल रहा है इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी बनी क्यों है, क्या काम करेगी, ये सारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। अ कंपनी कैन नॉट लीगली डू एक्टिविटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी अगर आपने इस डॉक्यूमेंट में कोई सी चीज लिखी नहीं तो आप वो काम भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को मेरी कोचिंग का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा ना, तो इसमें मेरे को लिखना पड़ेगा कि मैं कोचिंग प्रोवाइड करूंगा। अगर मैंने कोचिंग के बारे में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा तो मैं कोचिंग नहीं कर सकता। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हीरो साइकिल्स के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं। हीरो साइकिल्स का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो बच्चों इस डॉक्यूमेंट में ना लिखा होगा कि हीरो ना साइकिल्स बनाएगी। अगर ये नहीं लिखा, अगर आप इसको लिखना भूल गए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो आप ये काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बोला हुआ है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अलग अलग क्लॉजेज होते हैं, यानी एक तरीके से अलग अलग टॉपिक्स पे बात बताई होती है। सबसे पहले नेम क्लॉज होता है, नेम क्लॉज में कंपनी का नाम बताया होता है। दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसमें की कंपनी का ऑफिस की लोकेशन बताई होती है। तीसरा है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में कंपनी काम क्या करेगी, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बताया जाता है। अगला है पॉइंट नंबर 4 लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में बच्चों ये बताया जाता है कि कंपनी किस हद तक कर्ज ले सकती है। फॉर एग्जांपल लिखा होता है साफ साफ कि कंपनी 1 करोड़ का लोन ले सकती है मैक्सिमम, या 10 करोड़ का लोन ले सकती है मैक्सिमम। तो यानी कंपनी की लोन लेने की कितनी मैक्सिमम अमाउंट हो सकती है वो लिखी जाती है इसमें। अगला है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में यह बताया जाता है कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी होगी, कितने शेयर्स बिकेंगे, क्या क्या रेट होगा उन शेयर्स का, उसकी इंफॉर्मेशन कैपिटल क्लॉज में दी जाती है। आगे बोल रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है इसके नीचे साइन होते हैं। ठीक है, अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 बंदों को साइन करना पड़ता है, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोगों के सिर्फ साइन करवा दो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगला हमारा क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन समझो। पिछले डॉक्यूमेंट में तो बच्चों हमने ये लिखा था कि कंपनी के आउटसाइडर्स के साथ डील कैसे होगी। ठीक है, और बच्चों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स कैसे मैनेज होंगे। फॉर एग्जांपल, किस तरीके से आपको शेयर्स अलॉट करने हैं, किस तरीके से वोटिंग होगी, किस तरीके से डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे। तो यानी कंपनी के अंदरूनी अंदर चलने वाले जितने भी कार्यक्रम है उसकी इंफॉर्मेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी जाती है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दीज आर रूल्स फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी को आप अंदरूनी तौर पे इंटरनली कैसे मैनेज करोगे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। इट मस्ट नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एमओए, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी ऐसा नहीं लिखना जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ हो। आगे बोला हुआ है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होता है कि शेयर्स आप अलॉट कैसे करोगे, उनका फोरफीचर कैसा होगा, शेयर एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर कैसे करेगा, मीटिंग कब कब होंगी, उसमें वोटिंग किस तरीके से होगी, डायरेक्टर के पास क्या क्या पावर होती है, ऑडिट की कमिटी जो होगी जो हमारे दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी उसके पास क्या क्या पावर होंगी, हमें अगर शेयर अपने वापस खरीदने तो वापस कैसे खरीद पाएंगे, हम किस तरीके से बैंक से लोन उठा सकते हैं। यानी इंटरनल वर्किंग जो कंपनी की वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी जाती है।
तो बच्चों अगला है हमारा डॉक्यूमेंट नंबर 3 जो कि है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स में क्या होता है कि अगर मान लो कोई सी कंपनी है, ठीक है, और कोई सा बंदा हमने बोल दिया कि मिस्टर ए और मिस्टर बी को हमने बोल दिया कि आप ना डायरेक्टर बन जाओ कंपनी के, तो बच्चों ये ना सीधे डायरेक्टर नहीं बन सकते कंपनी के। इनसे ना सबसे पहले हमें लिखवा के लेना पड़ेगा कि हाँ ये डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है। तो यानी इस डॉक्यूमेंट को, जिस डॉक्यूमेंट पे लिख के देंगे ना कि हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। ठीक है, अगला है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होता है बच्चों, कंपनी और इन डायरेक्टर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कर लिया जाता है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, वापस से समझो। आप और मेरे बीच में एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिख के दे दिया कि हाँ भी मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, ये तो है डॉक्यूमेंट नंबर 3। और जब मैंने तुम्हारे साथ डील करने आया तो जो हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किया वो है डॉक्यूमेंट नंबर 4। तो बात समझ में आ गई। अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं बच्चों, डॉक्यूमेंट नंबर 5, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि अब क्या होता है, अब आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके हैं, अब आप एक एग्रीमेंट, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या लिख के दोगे कि हाँ हमारी तरफ से जो भी हम आपको दस्तावेज या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, हमारी तरफ से डॉक्यूमेंट पूरे हो चुके हैं और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट देख के आप प्लीज हमें रजिस्टर कर दो। यानी एक तरीके से हम हलफनामा देते हैं कि हमारी तरफ से कुछ भी कमी नहीं रही है, हमारी तरफ से हमने आपको सब सच बताया, अब प्लीज सरकार आप हमारी कंपनी बना दो। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि एक डिक्लेरेशन होती है जिसमें यह बोला जाता है कि हाँ हमने सारी जरूरतों को पूरा कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर दिया। और ये जो डिक्लेरेशन होती है ना बच्चों, इसको सीए, एडवोकेट वगैरह सब साइन करते हैं नीचे। आगे क्या होता है, आगे आपको फीस देनी होती है रजिस्ट्रार को, और फीस देने के बाद आपका प्रमोशन का स्टेप पूरा हो गया। तो यानी अब आपकी कंपनी शुरू हो जाएगी। तो वापस से देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे। 6 डॉक्यूमेंट्स थे। सबसे पहला था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के आउटसाइडर्स के साथ डील बताता था। अगला है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी की इनसाइड डीलिंग बताता था। अगला है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर लिख के देता था कि हाँ भाई मैं डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हूं। अगला है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, डायरेक्टर और कंपनी के बीच में अब एग्रीमेंट होता है, उनकी सैलरी वगैरह डिसाइड की जाती है, उनका वर्किंग वगैरह सब डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, इसके अंदर यह बताया जाता है कि हाँ भाई हमने हमारी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर लिए, अब आप प्लीज हमारी कंपनी शुरू कर दो। अब हम क्या देंगे, अब हम इनको फीस सबमिट कर देंगे और सरकार को बोलेंगे कि हमारी कंपनी फाइनल शुरू कर दो। अब बच्चों आते हैं हमारी आज की क्लास के आखिरी टॉपिक पे, जो कि है फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, यानी प्रमोटर ने कौन से काम किए। तो बच्चों प्रमोटर 6 तरीके के काम करता है, अपन देख लेते हैं वो क्या है। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी प्रमोटर ढूंढ के बताता है कि किस तरीके का और कौन सा बिजनेस कंपनी को शुरू करना है। तो यही लिखा हुआ है, डिस्कवरिंग अ वाइबल आइडिया लाइक न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड एनालाइजिंग इट्स टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। यानी प्रमोटर वो बंदा होता है जो नया आइडिया अपने दिमाग में सोचता है और ये डिसाइड करता है कि उसको कंपनी खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। आगे बोल रहा है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडीज का मतलब होता है बच्चों आपको यह स्टडी करना कि क्या आपका जो बिजनेस है वो एक्चुअल में करने लायक है कि नहीं है। क्योंकि आप एक मेरे को चीज बताओ, मैंने अगर यह सोच लिया कि यार अगर मैं आयरन मैन वाला सूट बेचूं ना तो कितना पैसा कमाऊंगा, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये फीजिबल नहीं है। फीजिबल का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकली उसको कर नहीं पाओगे। तो हमें ना किसी भी बिजनेस आइडिया के अंदर 3 तरीके की दिक्कतें आती हैं, वो हमें स्टडी करनी होती है। सबसे पहली तो होती है टेक्निकल फीजिबिलिटी, यानी जो मैंने आइडिया सोचा, क्या आज 2025 में वैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है क्या कि मैं अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाऊं। ठीक है। दूसरा है फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। फाइनेंशियल फीजिबिलिटी का मतलब यह है कि क्या मैं जनता से पैसा उठा पाऊंगा अपने आइडिया के लिए। तीसरी है इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी का मतलब यह है कि मान लो मेरे पास आज टेक्निक है, मैं जनता से पैसे भी उठा लिया, पर क्या मैं इससे बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाऊंगा कि नहीं। तो ये 3 तरीके की आपको प्रॉब्लम्स को स्टडी करना होता है, और अगर हर किसी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तब आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। आगे बोला गया बच्चों नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल के अंदर क्या होता है, जो प्रमोटर नाम का बंदा होता है वो अपनी कंपनी के नेम को सोचता है कि उसकी कंपनी को जनता किस नाम से बुलाएगी, तो वो अब अपना नेम का अप्रूवल लेता है सरकार से। वो सरकार को एक डॉक्यूमेंट लिख के देता है कि मेरे को इस फलाना नाम की कंपनी को शुरू करना है। सरकार उस डॉक्यूमेंट को स्टडी करती है और उसके बाद में यस या नो का आंसर देती है। आगे बोला गया फिक्सिंग सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो डॉक्यूमेंट था ना, इसके ने ये जो 7 और 2 बंदों के जो साइन करवाने थे, वो साइन करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रमोटर की होती है।
आगे बोला अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स का मतलब यह है कि सीए, लॉयर, सीएस, इन सारे लोगों को कौन अपॉइंट करता है? सबसे पहली बार प्रमोटर ही अपॉइंट करता है। आगे बोला गया प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो ऊपर 6 डॉक्यूमेंट दिए हुए थे, ये 6 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कौन करवाता है? ये 6 डॉक्यूमेंट भी प्रमोटर ही प्रिपेयर करवाता है। तो कहने का मतलब क्या है? बड़े आसान शब्दों के अंदर, प्रमोटर कौन होता है? वापस से रिवाइज करता है। एक इंसान, सिंगल या फिर ग्रुप ऑफ इंसान या फिर कोई कंपनी जो कि जिसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो चाहते हैं कि उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए। तो ऐसे में क्या होता है? 6 अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रमोटर की जिम्मेदारी होती है। तो अगर अपन फंक्शंस ऑफ प्रमोटर देखें तो प्रमोटर क्या काम करता है? प्रमोटर कंपनी का नाम सोचता है, प्रमोटर कंपनी के लिए लोगों को इकट्ठा करता है, प्रमोटर कंपनी के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी सोचता है, वो ये चेक करवाता है कि क्या हम बिजनेस कर पाएंगे प्रॉफिटेबल या नहीं कर पाएंगे। तो इस सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस सारे प्रोसेस को प्रमोशन बोला जाता है। और जो सा बंदा या फिर ग्रुप ऑफ बंदा ये काम करता है उनको बोला जाता है प्रमोटर्स। तो बच्चों मेरे को लगता है आज की क्लास काफी ज्यादा टेक्निकल थी और हैवी हो चुकी थी, पर बाकी के टॉपिक अपन करेंगे अगली क्लास में, यानी इस चैप्टर 7 के पार्ट 2 में। तो मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर, तब तक बाय बाय।